नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो पे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बोल बोल के मैं हर वीडियो में यही डायलॉग बोलता हूं, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 8 राइट नाउ। पहले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर मैक्सफील्ड एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सारी चीजें एक तरह से सबूत के तौर पे रख रहे थे। और तभी हम देखते हैं वो ब्लड बैग लेके आते हैं और बोलते हैं कि एक तरह से जो सब्जेक्ट है 14 दिन से भूखा है, उसको ब्लड नहीं मिला है और यहाँ पर मैं उसको अनडाइल्यूटेड ऑक्सीजन ब्लड देने वाला हूं। वहां पर कनेक्ट करता है, ऑन करता है और उसकी बॉडी में एक तरह से वो ब्लड डालता है। ये देख के हम देखते हैं जो सब्जेक्ट है कोई और नहीं, सैली उन्हीं का स्टूडेंट है, वो होश में आने लगता है और एक तरह से अपनी पूरा जोर दिखाता है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि रिकॉर्ड करते हुए डॉक्टर मैक्सफील्ड बोलते हैं शायद ये ज्यादा पावर ले रहा है, मैं इसका ब्लड सप्लाई रोकता हूं। तभी देखते हैं कि ब्लड की सप्लाई रोकता है, बट तभी हम देखते हैं कि ये तब तक लेट हो चुकी थी और हम देखते हैं कि अभी सैली उठ चुका है, अपनी सारी लोहे की जो चीजें वो तोड़ देता है और जंजीरें तोड़ने के बाद हम देखते हैं कि पूरा ब्लड पैकेट पी जाता है और उसकी आंखें वैम्पायर जैसी होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ये देखने के बाद मैक्सफील्ड वहां से भागने का ट्राई करता है, बट वहां पर हम देखते हैं कि उसके सामने आके खड़ा हो जाता है सैली और एक तरह से वैम्पायर वाला फेस होता है और कंट्रोल नहीं कर पाता और मैक्सफील्ड के ऊपर फीड करना शुरू कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड शुरू होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं बानी को जो अपनी मॉम के लिए एक वीडियो बना के भेजती है कि बड़े दिनों बाद मैंने कॉल किया, एक तरह से मैं थोड़ी बिजी थी, और अपनी मॉम को एक मैसेज भेजती है जिसमें हम देखते हैं कि बताती है कि यहाँ पर अच्छा मजा आ रहा है, कॉलेज अच्छा है, यहाँ पर रूम भी अच्छा है। और तभी हम देखते हैं पीछे से अलीना और कैरोलाइन आती है बड़ी बड़ी अल्कोहल की बोतल्स और बैग लेकर और उनको छुपाते हुए अंदर आते हैं और कहते हैं मेरे लिए पार्टी अरेंज कर रहे हैं। और ये कहने के बाद अपने मॉम को मैसेज करके वो सेंड कर देती है। और ये करने के बाद हम देखते हैं कि दोनों दोस्त अलीना और कैरोलाइन बोलते हैं आज तो पार्टी होगी, यहाँ पर मजा आने वाला है, बट तुम अपनी मॉम को शायद बताना भूल चुकी हो कि तुम एक विच थी, उसके बाद तुम मर गई हो, उसके बाद तुम एक एंकर बन गई हो। और ये कहने के बाद बोलती हाँ मैंने डिटेल कुछ मिस कर दी है, बट जब मॉम वापस आएंगी उनको तब बता दूंगी। और ये करने के बाद हम देखते हो तीनों फन के लिए रेडी हो जाते हैं कि पार्टी करेंगे। तभी अलीना बोलती है हाँ अब तो सिर्फ पार्टी होगी, क्योंकि एक तरह साइलस जा चुका है, कैथसिया जा चुकी है, अब तो यहाँ मजा आने वाला है। तभी बानी बोलती हाँ वैसे भी यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स तो अब तक बनी है, हमको फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। ऊपर से यहाँ पर ऑगस्टीन थी पहले और एक तरह से वैम्पायर हेटिंग सोसाइटी है, उससे हमको बच के रहना पड़ेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना और कैरोलाइन देखते हैं कि इसको कैसे पता। और ये कहने के बाद बानी बोलती है मैं यहाँ आसपास थी और अदर साइड में करूँ क्या, तुमको ऑब्जर्व करना ही तो मेरा काम था। फिर अलीना बोलती है हाँ चलो ऐसा है तो सही है, हम वैम्पायर्स, ओ वैम्पायर नहीं, एक विच और हम दो वैम्पायर एक तरह से फंक्शनल होकर इस कॉलेज में आराम से काम करेंगे और अच्छे से डिग्री पास करके यहाँ से जाएंगे, बट अभी करेंगे हम पार्टी। तभी बानी को एक मैसेज आता है जिसको पढ़ने के बाद बोलती है ओ शिट। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों देखने लगती है उसकी तरफ इसको हुआ क्या है और बोलती है मुझे क्लास के लिए रजिस्टर करके आना है और चुपचाप वहां से जाने लगती है बहाना मारकर। और पीछे हम देखते हैं दोनों उसका मजाक उड़ा रहे थे किस करने का और हक करने का, मतलब जेरेमी का मैसेज था। तभी हम देखते हैं उसको जेरेमी को एक साथ किस करते हुए और ये करने के बाद बोलती है कि मैं एक तरह से बहाना बना के आई हूँ कि क्लास रजिस्टर कराने जाना है। बोलता वो तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करेंगे तो पता है ना। बोला हाँ बट स्टिल मुझे बहाना तो बनाना ही था ना। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि मैं तुम्हें अपने रूम में भी इनवाइट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम्हारी बहन वहां अलीना है। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है, इसलिए तुम मेरी प्लेस पे भी आ सकती हो कभी कभी जब तुम्हें टाइम मिले। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ तुम्हारी प्लेस मतलब डेमन वाला घर ना, जहाँ पर पूरा टाइम डेमन रहता है, हम डेमन के घर में रह सकते हैं और वहां पर अगर हम किस या कुछ और करेंगे तो वहां पर कैथरीन भी हमें देख सकती है। और ये कहने के बाद दोनों किस करते हुए हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं हंसते हुए बात करते हुए बानी यहाँ वहां देखती है तो वहां पर एक लेडी उसको देख रही थी और जिसको देख के एकदम घबरा जाती है कि उसको घूर क्यों रही है और वहीं जेरेमी को दिख नहीं रही थी। और ये करने के बाद हम देखते हैं कि बानी वहां से उठ के जाती है और कहती है मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और फिर एक तरह से सुनसान एरिया में जाके अकेली खड़ी हो जाती है जहां पर उसको वही ओल्ड लेडी दिखाई देती है। वो ओल्ड लेडी उसका हाथ पकड़ती है और जैसे हाथ पकड़ती है एक तरह से बानी को बहुत बुरा दर्द होता है और जमीन पे गिर जाती है और चिल्लाने लगती है जैसे कि उसको पास करके एंकर करके दूसरी साइड में गई हो और इससे उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। अब हम अलीना को देखते जो फोन पे डेमन से बात कर रही थी और सबको इनविटेशन देने लग रही थी पार्टी के लिए और वहां पर डेमन को बोलती तुम्हें पार्टी में आना पड़ेगा, तुमने भी बानी को बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी और तुम्हारी वजह से बानी आज जिंदा है तो तुम्हें पार्टी में जरूर आना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं फोन पे बात करते करते उसको एरन दिखता है, वो एरन के पास जाकर कहती है हाय तुम भी पार्टी में आ रहे हो और इन्विटेशन देती है, बट तभी एरन मना करता है और कहता है मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करता हूँ, मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करता हूँ। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है हाँ तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें लोगों से मिलना पसंद नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम उनकी मौत का कारण हो। और ये कहने के बाद बोलता है मैंने तुम्हें ये क्यों बताया। और ये कहने के बाद बोलती है ओह मैंने तुम्हें कंपल्शन किया था, ओके फिर से कंपल्शन। और फिर से वो कंपेल करके उसको भुलवा देती है सारी बातें, सिर्फ उसको इतना याद दिलाती है कि उसको शाम को पार्टी में आना है और उनके बीच में ऐसी कोई बातें नहीं हुई थी।
और ये कहने के बाद हम देखते हैं एरन सब कुछ भूल जाता है और वहां से चला जाता है इनविटेशन कार्ड लेकर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन पूछता है ये एरन कौन है, तभी वो बोलती है कोई नहीं है तुम और बताओ, और बोलती है कि प्लीज स्टेफन को भी साथ लाना क्योंकि उसके भी मुझे बहुत याद आ रही थी। और ये कहने के बाद डेमन बोलते है उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है। और ये कहने के बाद एलिना बोलते हैं हाँ फिर तो हमसे हिट करेगा, आई होप कि वो यहाँ पर आ जाए तो बेटर है। तभी डेमन बोलता है कि नहीं शायद वो ना आए क्योंकि उसको सारी मेमोरीज याद आ गई तो हमको और हिट करने लगेगा। और ये कहने के बाद एलिना बोलते हैं चलो हिट करने दो फिर भी आओ, हम बोर्बन पियेंगे साथ में, शायद वो हमारी थोड़ी मिस्टेक भूल जाए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो फोन काटता है और फोन काटने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर स्टेफन बैठा हुआ था और एक तरह से डेमन उसको देखता है। और तभी हम देखते हैं कि स्टेफन को एक तरह से पानी के अंदर डूबे हुए सपने आने लगते हैं जिससे उसका मन बहुत ज्यादा विचलित होता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वो सोफा के अंदर हाथ डाल देता है और उसको एक तरह से डर लगने लगता है। और तभी डेमन उसके पास आके पूछने लगता है तुम सही तो हो भाई, और बोलता है हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ। और तभी डेमन बोलता है अगर तुम सही हो तो मेरा फेवरेट सोफा क्यों खराब कर दिया तुमने। और तभी अपने हाथ निकालता है जिसके अंदर से उसने पूरा सोफा फाड़ा हुआ था। और ये करने के बाद हम देखते हैं कि बोलता है कि मुझे कुछ कुछ चीजें याद आ रही है और शायद मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं पार्टी में नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरा मन भी नहीं है। और ये करने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। अब हम देखते हैं कैरोलाइन को जो पार्टी की तैयारियां कर रही थी, तभी उसके पास फोन आता है जेसी का और वो कहती है जेसी तुमने फोन किया इतने दिनों बाद, कहाँ थे अब तक। बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, जल्दी से मेरे रूम के अंदर आ जाओ, जैसे रूम के अंदर आओगी प्लीज मेरे रूममेट आने से पहले तुम आ जाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन कहती है ओके ओके मैं आ रही हूँ, फोन काट के बिना अलीना को बताए सीधा वहां भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो लेट हो चुकी थी। उस मोमेंट पे देखते हैं जेसी का रूममेट एरन वहां पर आ चुका था और उसको देखते आने के बाद हम देखते हैं कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता जेसी और एक तरह से उस पर फीड करना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं वहां पर कैरोलाइन भाग के आती है, उनको दोनों को छुड़वाती है और एक तरह से जेसी को दीवार में मारती है और कहती है किसने तुमको वैम्पायर में टर्न किया तुम बताओ। वो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसको बैठाती है और बैठाने के बाद उससे बात करती है और बताता है कि एक तरह से मुझको टॉर्चर कर रहा था डॉक्टर मैक्सफील्ड इतने दिनों से, 14 दिन तक भूखा रखा और एक तरह से मुझे रात को एक्सपेरिमेंट करता था मेरे ऊपर। और ये कहने के बाद एक तरह से बहुत बुरी तरह से डिप्रेस हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन बोलती है इट्स ओके अब सब सही हो चुका है, वैसे है का मैक्सफील्ड। बोलता है कि मैंने उसको अटैक किया उसके ऊपर, उसको वहीं पर बंद करके आ गया हूँ उसी के ऑफिस के अंदर। और बोलता है कि मुझे कुछ ढंग से याद नहीं है, एक तरह से इल्यूजन सा लग रहा था क्योंकि मैं बहुत भूखा था उस टाइम पे। और तभी वहां पर देखते हैं कैरोलाइन बोलते हैं इट्स ओके। और तभी हम देखते हैं वहां पर अलीना आती है एक बैग लेकर और कहती है तुम नए वैम्पायर बनने हो, तुम्हें कंट्रोल करना सिखाना पड़ेगा, तब तक तुम्हें ब्लड बैग से बैग पियो। और ये कहने के बाद बोलता है हमारा स्ट्रोक है ये। और ये कहने के बाद जैसे बोलते हैं तुम्हारा स्ट्रोक, क्या तुम दोनों भी वैम्पायर हो। और बोलते हैं हाँ हम दोनों भी वैम्पायर है बट एक सीक्रेट है, ऊपर से हम एक दूसरे को एडमायर करते हैं जो हम हैं। और ये करने के बाद हम देखते हैं कि जैसे पीने लगता है और तभी अलीना चिंता करती है और बोलती है एरन कब होश में आएगा। तभी कैरोलाइन बोलती है ये होश में तो आ चुका है, मतलब जिंदा है बट इसको होश में आने में टाइम लगेगा और उसके घाव कुछ ज्यादा गहरे हैं। और ये करने के बाद हम देखते हैं वो अपना ब्लड फीड करने जाती है अलीना, पर तभी कैरोलाइन बोलती है नहीं तुम मत करना, जेसी से करवाएंगे, इसको कंट्रोल करना सिखाएंगे। तभी कैरोलाइन उसके हाथ पे कट करती है और हाथ पे कट करने के बाद जेसी को लेके जाती है और उसको फीड कराती है एरन को जेसी का ब्लड, जिससे वो हील होने लगता है। और ये देख के जेसी बहुत बुरी तरह से डाउट में था, ओ भाई ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं बोलती है ये तुम एक तरह से हील भी कर सकते हो जिसको तुमने घाव पहुंचाए हैं। और ये कहने के बाद वो अलीना को बोलती है कि इसको कंपल्शन भी हम सिखाएं। और तभी हम देखते हैं दोनों स्माइल करने लगते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कैथरीन को। कैथरीन मिस्ट्री ग्रिल्स के अंदर बैठी हुई थी और एक तरह से डिमांड करने लग रही थी और बूस्ट के लिए मैट से। और मैट बोल रहा था तुमने कितनी पी ली है, ऊपर से तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है और यहाँ पर तुम कस्टमर्स को डराने लग रही हो। और तभी हम देखते हैं फेक स्माइल देते हुए कहती है मैं यहाँ पर बूस्ट पीने आई हूँ, अगर तुम्हें मुझे ट्रांसलेशन में हेल्प चाहिए तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं उसके लिए बूस्ट डालता है और तभी वो वीडियो देखती है जिसके अंदर हम देखते हैं मैट को और वो बताता है कि पिछले 3 महीने की छुट्टियों से उसको सेम चीज होने लग रही है। और तभी हम देखते हैं उस वीडियो को एक तरह से ट्रांसलेट करने के बाद हम देखते हैं कि अब कैथरीन की आंखें खुली की खुली रह गई थी और एक तरह से वो भी शौक थी। और ये देखने के बाद मैट बोलता है क्या गड़बड़ है। तभी बोलती है एक तरह से तुमको किसी ने टारगेट किया है। और ये कहने के बाद मैट बोलता है हाँ एक लड़की आई थी, एक लड़का आया था, एक तरह से मेरे माइंड पे कोई कंट्रोल किया था, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ कुछ तो हुआ था, क्योंकि जितना मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ट्रैवलर है। और बोलता है ट्रैवलर कौन है, बोले एक साइकिक विच की कम्युनिटी है जो घूमती रहती है, उनमें से किसी ने अपने आप को तुम्हारे दिमाग के अंदर ट्रांसफर कर लिया है, ये एक पैरासाइट की तरह होता है जो तुम पे कंट्रोल कर लेता है धीरे धीरे। और ये कहने के बाद बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है, और ऊपर से शायद उस लड़की की गलती है जिसने किया था। बोलते कौन लड़की, कोई एक्सेंट है डिफरेंट से बात करते, बोलते नहीं उसका नाम नाडिया है और एक तरह से उसने मेरे साथ ये किया है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अब कैथरीन अपना सर मतलब खुजाने से लगती है, एक तरह से टेंस हो जाती है। और ये देखने के बाद मैट बोलता है तुम जानती हो क्या उसको।
बोलती है हाँ थोड़ा बहुत जानती हूँ, ये करके एक तरह से बात घुमाने की कोशिश करती है। वही हम देखते हैं स्टेफन आ जाता है बार में, और वहां पर आने के बाद हम देखते हैं कि कैथरीन उसके पास चली जाती है, और वहीं स्टेफन उससे मिलना भी नहीं चाहता है। वहीं पर वो जबरदस्ती उसे बैठाती है और कहती है प्लीज मेरे साथ कंपनी एंजॉय करो, और उसके लिए ड्रिंक बना के देती है और उससे बात करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वो स्टेफन से पूछती है कि तुम हालचाल कैसा है तुम्हारा, और तभी वो बोलता है मेरा क्या हालचाल होगा, मुझे लगा था कि साइलस को मारने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, बट यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ऊपर से मुझे बहुत ज्यादा पुरानी बातें याद आ रही है कि 3 महीनों से मैं एक डिब्बे के अंदर पानी के अंदर पड़ा था, और मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता है फिर से मैं मर रहा हूँ। और ये कहने बोलती है हाँ तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है उस बात का कि तुम इतने बड़े इवेंट से गुजर चुके हो, और मुझे भी हुआ था, और ये होता रहता है ऐसा, वैसे मेरा बुरा साल चल रहा है ये। और ये कहने के बाद बोलती है कि होता है सबको, और बोलती तुम्हें कब हुआ था, और तभी बताती है हाँ मेरा बच्चा छीन ले गया था, मेरा पापा मेरे क्रेजी था एक तरह से, और एक स्लोटर साइकोपैथ ने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला था, और मैं उसे 500 साल से भागती हुई आ रही हूँ। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे भी पता है सिचुएशन का, और मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। अभी बोलता है मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्ट्रेस में हूँ, और तब बोलती है हाँ मुझे तो कभी स्ट्रेस हुआ ही नहीं था, और ये कह के जाने लगती है। और तब स्टेफन बोलता है ओके ओके हेल्प कर दूंगा, तुम्हें हेल्प क्या चाहिए। उसी वन पे हम देखते हैं वहां पर नाडिया आती है और बोलती है तुम तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी कैथरीन, अब तुमने मुझे क्यों बुलाया है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब कैथरीन इंट्रोड्यूस करती है स्टेफन को नाडिया से, बोलती है नाडिया पित्रोवा मेरी बेटी। और ये सुनने के बाद अब स्टेफन भी बहुत बुरी तरह से हैरान था। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद स्टेफन वहां मिलता है उससे नाडिया से, और एक तरह से बातचीत करने लगता है। वहीं पर पूछता है कैथरीन और नाडिया से कि तुम में से यंगर कौन है, और दोनों कहती है हम यंगर हैं। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कोई सी भी नहीं सुधरने वाली। और तभी हम देखते हैं वहां पर मैट आ जाता है, और मैट बोलता है हाँ तुमने मुझे बुलाया था, और ये लो डैगर जो उसका है, जो मेरे अंदर एक तरह से रहता है। और तभी हम देखते हैं वो उसको बैठाते हैं, और तभी वो नाडिया से बोलती है कैथरीन की उसको जगाओ, और उसके अंदर की जो ट्रैवलर की स्पिरिट है उसको बाहर निकालो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसको बैठा देती है, और एक तरह का स्पेल करती है, और स्पेल करने के बाद हम देखते हैं कि अब ग्रेगर जो एक तरह से ट्रैवलर था वो बाहर आ चुका है, और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मुझे क्यों बुलाया है। बट वो कैथरीन को देख के ग्रेगर गुस्से में उठता है, और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन उसे पकड़ के कहता है इजी ब्रो इजी, और उसको जबरदस्ती कुर्सी पे वापस बैठा देता है। फिर कैथरीन बोलती है हेलो ग्रेगर नाइस टू मीट यू, मैं एक तरह से नाडिया की मॉम हूँ, और मैं एक बार जानना चाहती थी मेरी बेटी किसको डेट कर रही है, वैसे भी मेरी एक ही बेटी है, इस तरह सरकास्टिक वे में बोलती है। और ये सुनने के बाद ग्रेगर को पूछती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो मिस्टिक फॉल्स के अंदर। तभी ग्रेगर बताता है मेरा काम यहाँ पर सिर्फ इतना था कि मुझे मारना था साइलस को, और उसके बाद यहाँ से जाना था। और ये कहने के बाद कैथरीन एक डैगर निकालती है जो उसमें मैट नहीं दिया था, तो बोलती है तुम्हारा इससे कोई काम नहीं है, और वो उसको लेने के लिए आगे बढ़ता। तभी स्टेफन उसे वापस पकड़ के बैठा देता है, वो कहता है इजी ब्रो तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है वरना तुम्हारे गर्दन टूट सकती है। तभी हम देखते हैं उसको जबरदस्ती बैठा देता है, और वहां पर कैथरीन उसके गले पे रखती है और कहती है तुम्हारा रियल काम था क्या है वो बताओ। और ये कहने के बाद बोलता है कि हाँ अब बताता हूँ, मुझे ट्रैवलर्स ने कहा था अगर साइलस मर जाए तो तुम्हें भी मार देना। और ये कहने के बाद कैथरीन एक तरह से पीछे हटती है और कहती है ओह तुम्हारा रियल रीजन ये था, मुझे तो पता ही नहीं था। और तभी हम देखते हैं बोलती है कैथरीन कि इसलिए तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे थे। और तभी वहां पर नाडिया बोलती है तुमको मेरे तक पहुंचना सिर्फ इसलिए था कि तुम मेरी मॉम को मार सको। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो उसे वापस बैठा देते हैं, और वहीं पर वो गुस्से में था, और तभी पूछने लगती है कैथरीन को वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं ट्रैवलर्स। और ये कहने के बाद बोलता है मैं उनसे वापस क्वेश्चन नहीं करता हूँ, जो वो कहते हैं सिर्फ मैं फॉलो करता हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सीधा डैगर मार देती है कैथरीन उसे। और ये कहने के बाद बोलती है नाडिया को कि तुम्हारे ग्रैंडफादर भी यही थे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं नाडिया शॉक थी, और वहीं पर हम देखते हैं कि मैट जमीन पे गिर जाता है, और तभी बोलती है मैट को कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, वो वापस होश में आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें ग्रेगर की तो वो मर चुका है, उस बॉडी को छोड़ चुका है, क्योंकि ये डैगर स्पेशल है, ये एक तरह से पैसेंजर्स जो किसी की बॉडी के अंदर पैरासाइट बन के आते हैं उनको निकाल सकता है, इसीलिए वो इसको ढूंढ रहा था और इसको अपने दोस्तों से बचा के रख रहा था दूसरे पैसेंजर से। और ये डैगर बहुत काम का है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं नाडिया गुस्से में थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की अब डेथ हो चुकी थी। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद मिस्टिक गर्ल्स के अंदर ही हम देखते हैं स्टेफन को जो ड्रिंक कर रहा था, और तभी फिर से उसको हेलुसिनेशन आने लगते हैं उसी चीज के, जब वो एक तरह से पानी के अंदर बंद था और उसका दम घुटता है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ में ग्लास था, वो ग्लास टूट जाता है, उसके पूरे हाथ में खून था, वो ग्लास रखकर टूटा हुआ और बाहर निकलने की कोशिश करता है, और उसके पीछे कैथरीन आती है, उसको कहती है तुम सही तो हो। तभी हम देखते हैं वो हेलुसिनेट कर रहा था, पुरानी बातें याद कर रहा था, और एक तरह से उसका दम घुट रहा था वहां पर, और उसकी हालत खराब हो रही थी, बल्कि वो नॉर्मल कंडीशन में ही था। तभी हम देखते हैं कैथरीन उसके पास आती है और कहती है तुम अपने आप पे कंट्रोल करो, फोकस करो, शायद सही हो जाओ। और ये करने के बाद हम देखते हो कैथरीन की गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं कैथरीन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है और कहती है प्लीज तुम सही हो जाओ, सही हो जाओ, एक तरह से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वहीं पर वो बोलती है फोकस करो, तुम दो चीज कर सकते हो अपनी लाइफ में, क्या तो भाग सकते हो या सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो,
तुम्हें हैंडल करनी पड़ेगी स्टेफन। एक तरह से कंसंट्रेट करो, याद करो किन किन लोगों को तुमने मारा था, तुम्हें नाम याद होंगे, पहले किसको मारा था। और तभी हम देखते हैं स्टेफन कंट्रोल करने लगता है, उन लोगों के नाम याद करने लगता है और वापस फोकस करने लगता है अपनी लाइफ में। और जैसे फोकस करना स्टार्ट करता है तभी स्टेफन का कंट्रोल आने लगता है, एक तरह से गर्दन छोड़ता है और एक तरह से फोकस करने लगता है अपनी लाइफ में। तभी हम देखते हैं वहां पर नाडिया आती है और नाडिया आने के बाद कंफर्म करती है और कहती है कि हाँ ड्रैगन मर चुका है, थैंक यू। और ये कहने के बाद बोलती है कैथरीन से कि तुम अब तो खुश होगी ना इस सिचुएशन को देखकर। और तभी कैथरीन बोलती है नाडिया से, तुम उससे ज्यादा बेटर डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में नाडिया। और ये कहने के बाद हम देखते हैं नाडिया को गुस्सा आता है क्योंकि उसके एक तरह से लव वन बॉयफ्रेंड को मार डाला था। तभी बोलती है तुम भाड़ में जाओ। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कैथरीन को पहली बार बुरा लग रहा था किसी चीज का, वही हम देखते हैं। इसके बाद वहां से चली जाती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्टेफन को जो अभी भी बार के अंदर अकेला था और ड्रिंक करने लग रहा था। और तभी हम देखते हैं कि एक तरह से मेन्यू बुक को देखता है स्टेफन और वहां पर वो देखता है कि एक तरह से लेटर लिखा हुआ था डियर नाडिया के लिए कैथरीन की तरफ से, जिसमें उसने लिखा था कि मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार डाला, बट एक मदर के तौर पे मैंने जो किया वो सही किया तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसे बंदों से। और एक तरह से जो मैं करने जा रही हूँ सुसाइड, वो एक मदरली थिंग नहीं है बट करनी पड़ेगी। मैं मेरी पूरी जिंदगी एक तरह से दुश्मनों से भागती हुई आई हूँ, हर दुश्मन से चाहे वो कोई भी हो, और लास्ट में मैं ट्रेवलर से भाग सकती हूँ बट एक चीज से मैं नहीं भाग सकती, वो है टाइम, समय। मैं मरने वाली हूँ, वैसे भी मरना है वैसे भी मरना है, इसलिए बेटर है कि मैं मर ही जाऊं। और लिखती है बाय नाडिया, मैं एक तरह से प्राइड होके मरना चाहती हूँ ना कि किसी के अंडर आके। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अगले सीन में वो क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ी हुई थी कैथरीन और वहां से गिरने की कोशिश करती है, डर लगता है उसे बार बार नीचे देखने में भी, बट तभी वो मुड़ती है और एक तरह से गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं नीचे उसे कैच कर लेता है स्टेफन। और ये करने को तो एकदम सरप्राइज हो जाती है, उसे लगा था वो मर जाएगी बट वो मरती नहीं है। तभी स्टेफन पूछता है वैसे तुम कर क्या रही थी। और ये कहने के बाद उतरती है उसकी गोद से और तभी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुम आ गए यहाँ पर, बट मैं जो कर रही थी वो एक ही था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम एक सिचुएशन से क्या भाग सकते हो क्या फेस कर सकते हो। मैंने थर्ड ऑप्शन चुना, मैंने चुना कि मैं थर्ड ऑप्शन ज्यादा बेटर कर सकती हूँ राइट नाउ इस सिचुएशन में। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कौन सा थर्ड ऑप्शन, टावर पे चढ़ने से गिरना कौन सा थर्ड ऑप्शन है। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाती है और कहती है यार मैं क्या करूं, मैं एजिंग से मर रही हूँ, वो क्योर ने पता नहीं मेरे साथ क्या किया है और मेरी एजिंग बहुत फास्ट हो रही है और मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है कल। और इसी अमाउंट पे हम देखते हैं उसके फेस पे हाथ रखता है स्टेफन और कहता है कि तुम कैथरीन पियर्स हो, और तुम कैथरीन पियर्स हो तो समझो उसका मतलब क्या है। और ये कहने के बाद एकदम वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं कि कैथरीन के अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आ चुका था अपनी पर्सनैलिटी को जानने का। और ये जानने के बाद ऊपर देखते हैं और सोचते हैं कि सबसे बड़ी गलती करने वाली थी मैं अपनी जिंदगी की आज। अब हम देखते हैं कॉलेज के अंदर पार्टी शुरू हो चुकी है और वहीं पर हम देखते हैं कि जेसी का ध्यान भटकाने के लिए बानी उसके साथ बात करती है और यहाँ वहां देखने लगती है। और ये देख के जेसी बोलता है कि तुम कर क्या रही हो, यहाँ वहां क्यों देखने लग रही हो, और शायद तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो कि मैं इन सब लोगों को अटैक करके मार ना दूं। और ये कहने के बाद बोलती है नहीं, मैं एक तरह से अपने दोस्त को ढूंढ रही हूँ, दोस्त क्या कहूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड का भाई है। और उसके बाद जैसे बोलते हैं कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर फ्रेंड विद बेनिफिट्स, पता नहीं क्या है, तुम बताना नहीं चाहोगी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है हाँ वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का भाई तो है बट मैं उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, हाँ बॉयफ्रेंड भी कह सकते हैं, बट वो हाई स्कूल में है, मुझसे छोटा है, तो इस वजह से वो यहाँ पर आ रहा है वैसे मुझसे मिलने के लिए। और ये बोलने के बाद दोनों बात करते हुए स्माइल करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि दूर खड़ी कैरोलाइन और एलेना ये देखे सेफ फील करती है कि वो एक तरह से कंट्रोल के अंदर है, और दोनों वहां पर बात करती हैं कि डॉक्टर मैक्सफील्ड के पास सीधा डेमन जा चुका है। और वहीं पर एलेना बोलती है इसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि मैक्सफील्ड की जान खतरे में नहीं है और डेमन उसे नहीं मारेगा। और ये कहने के बाद कैरोलाइन थोड़ी उदास होती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है डेमन के से, बट स्टिल तुम्हें पता है डेमन तो डेमन है। अब अगले सीन में हम डेमन को देखते हैं जिसने एक तरह से मैक्सफील्ड को पकड़ के रखा हुआ था और बांध दिया था, और वहां पर उसकी लैब के अंदर चीजें सर्च करने लगता है और अलग अलग ड्रॉर्स में देखने लगता है, यहाँ तक कि फ्रिज में भी। और ये देख के बोलते तुम कर क्या रहे हो, और तभी डेमन बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ। तभी हम देखते हो ट्रे निकालता है और कहता है कि तुम इन्हीं चीजों से वैम्पायर को एक तरह से लैब रैट्स की तरह यूज करते हो ना उन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और तभी उसमें से निकालता है एक वाइल निकाल के उसका नाम बोलता है, और ये कहने के बाद बोलता है कि इसके अंदर तो मांस गलाने वाले बैक्टीरिया हैं। और ये कहने के बाद बोलता है चलो ये तुम्हें देना ही पड़ेगा जब तक तुम मुझे सारे सच नहीं बता देते हो। और तभी इंजेक्शन भरता है, उसे लगाता है और कहता है जब तक तुम मुझे करेक्ट आंसर नहीं दोगे ये तुम्हारा फ्लैश को खाना स्टार्ट कर देंगे, और अगर तुमने सही आंसर बता दिया फिर मेरे आंसर का जवाब दे दिया तो तुम्हारे टेस्टी यमी यमी मेरा ब्लड मिलेगा हील होने के लिए। और ये करने के बाद उसको इंजेक्शन लगा देता है। तभी डेमन उसे फिर पूछने लगता है कि तुम एक तरह से अपने स्टूडेंट को वैम्पायर में कन्वर्ट करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो, तुम्हें कुछ गलत नहीं लगता इसके अंदर।
और तभी हम देखते हैं कि और दवाइयां सर्च करने लगता है और वायरस चेक करने लगता है, और तभी वो बोलता है कि ऐसा करना पड़ता है हमें ह्यूमन की बेटर लाइफ के लिए। और ये बोलने का तो बोलता है अच्छा इसलिए तुम एक्सपेरिमेंट करते हो लोगों पे, वॉलंटियर ले लो, ऐसे जरूरी है, तुमने जो किया वो सही है। और ये कहने के बाद डेमन क्या करता है कि एक और लाता है, उस पर लिखा था रेबीज, और रेबीज वाला उसको इंजेक्शन मारता है और कहता है चलो तुम पे एक्सपेरिमेंट हो जाए। अब हम बानी को देखते हैं जो पार्टी के अंदर डांस कर रही थी, तभी हम देखते हैं कि उसको एक तरह से बूढ़ी औरत वही दिखाई देती है जिसको एक तरह से उसने एब्जॉर्ब किया था मरने के बाद। और तभी हम देखते हैं उसकी तरफ खींची चली जाती है और वहां उससे जाके बात करने लगती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और तभी उससे जाके बोलती है कि आप कौन हो और यहाँ पर अब क्या सही हो आप। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ मैं मर चुकी थी और मैं एक विच हूँ। और ये कहने के बाद बोलती है मैं एक एंकर हूँ और आप मेरे से होके पास होकर गई हो। और ये कहने के बाद वो विच खुश होती है और कहती है चलो एक बंदा तो मिला जिससे मैं बात कर सकती हूँ। और उससे बात करने लगती है और स्माइल करती है और एक कंफर्ट लेवल फील करती है उस विच के साथ। तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है जेरेमी, उसको रोकता है और कहते हैं क्या कर रही हो तुम अकेली। बोलते कुछ नहीं। बोलते चलो तो तुम्हारे सब्जेक्ट को रजिस्टर करके आना है तुम्हारी क्लासेस के लिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो जेरेमी के साथ चली जाती है। अब वहीं हम देखते हैं पार्टी के अंदर अब कैरोलाइन डांस करने लग रही थी जेसी के साथ, और वहीं पर हम देखते हैं कि जेसी के जितने भी इमोशंस थे वो हाइप हो चुके थे और वो एक तरह से कैरोलाइन से बहुत प्यार करता था। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि कैरोलाइन बताती है सारे इमोशन हाइप हो जाते हैं, उसके साथ डांस करने लगती है। और अब हम देखते हैं वहीं पर लैब के अंदर मैक्सफील्ड को अभी बांध के रखा हुआ है। और उसी मोमेंट पे डेमन बोलते हैं चलो रेबीज तो हो गया, अब तुम्हें और किसका इंजेक्शन लगाऊं, ये ढूंढना ही पड़ेगा मुझे। तभी अब डेमन एक तरह से वाइल ढूंढता है और कहता है इसमें इबोला है, ये तुम्हें जरूर चाहिएगा क्योंकि तुम एक तरह से एक्सपेरिमेंट करने लग रहे हो वैम्पायर्स पे, तुम पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट हो जाए। और ये कहने के बाद बोलता है मैंने जेसी को इसलिए वैम्पायर से कन्वर्ट कर दिया है एक तरह से और बेटर स्पीशीज के लिए। और ये कहने के बाद बोलते हो तुम कहना क्या चाहते हो। वो बोलता है फिर कि तुम ह्यूमंस पे फीड करते हो ना वैम्पायर्स, तो मैं कोई चाहता था जो वैम्पायर्स के ऊपर फीड कर सके। और ये कहने को डेमन समझता नहीं और इंजेक्शन भरने लगता है इबोला का। और तब बोलते सच सच बताओ तुम चाहते क्या हो। और वो बोलते हैं हाँ मैं यही चाहता था कि एक तरह से कोई ब्लड फीडिंग वैम्पायर हो, नॉर्मल ब्लड पीने पे उसको कुछ नहीं होता बट उसकी मेन लस्ट तो है किसी और ब्लड की। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है किस ब्लड की। वो बोलता है तुम्हारे ब्लड की। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर जैसे डांस करने लग रहा था कैरोलाइन के साथ, और कैरोलाइन के साथ डांस करते करते एक तरह से उसका कंट्रोल खोने लगता है और वो वैम्पायर ब्लड से ज्यादा एक तरह से अट्रैक्ट होने लग रहा था। वहीं पर हम देखते हैं डांस करते करते कैरोलाइन उसे किस करती है और तभी उसके होठ पे बाइट करता है जिससे ब्लड निकलता है। और ये करने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है तुमने मुझे काट लिया। और तभी हम देखते हैं कि जैसे अपना मुंह फेर लेता है और वहां पर उसकी आंखें वैम्पायर जैसी हो सकती थी और वो एक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इस मोमेंट पे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जैसे बोलता प्लीज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना। और ये कहने के बाद वहां से भाग जाता है। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि एकदम कैरोलाइन हैरान थी यहाँ पर हो क्या रहा है। अब हम वही पार्टी के अंदर देखते हैं अलीना को जो एक तरह से ड्रिंक सर्व कर रही थी और तभी वो एरन से मिलती है और एरन को ड्रिंक सर्व करती है। और एरन ड्रिंक करने के बाद बोलता है शायद इसीलिए मैक्सफील्ड मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कह रहा है। और ये कहने के बाद बोलती है तुम मैक्सफील्ड को जानते कैसे हो। और तभी एरन बताता है कि वो मेरा एक लौता गार्जियन बचा है और एक तरह से वही मेरे एक पेरेंट्स की तरह मुझे टेक केयर करता है। और ये कहने के बाद बोलती है अच्छा वो तुम्हारा पेरेंटल फिगर है क्या, मुझे नहीं पता था। तभी वो बताता है मेरे पेरेंट्स की तो डेथ हो गई थी जब मैं छोटा था। और वहां पर बैठ के बातें करने लगता है और बताता है कि जब मैं बच्चा था कैंपिंग करने गए थे और मेरी मम्मी की मुझे चिल्लाने की आवाज आई थी, उसके बाद मैंने उनके पूरे बॉडी पे बाइट मार्क्स देखे थे और शायद किसी भालू ने अटैक किया था। वहीं हम देखते हैं अलीना समझ जाती है कोई भालू नहीं, एक वैम्पायर ने अटैक किया होगा और इस बच्चे को पता नहीं होगा उस टाइम पे। तभी हम देखते हैं ये बात होने के बाद वो बोलते हैं मैं अभी आती हूँ, और जाने से पहले अपनी स्टोरी बताती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स की डेथ हो गई। और ये सुनने के बाद एरन बोलता है अच्छा तो मुझे लगा था मेरी स्टोरी ट्रेजिक है, तुम्हारी स्टोरी तो मेरे से भी ज्यादा ट्रेजिक है। और ये कहने को स्माइल करती है और वहां से चली जाती है और सीधा जाती है कैरोलाइन के पास और बोलती है कि हमको किसी भी तरह डेमन को मैक्सफील्ड को मारने से रोकना होगा। फिर हम देखते हैं अलीना सीधा फोन करती है और फोन करके कहती है डेमन तुम उसे बिल्कुल भी मत मारना, ये प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है। और तभी हम देखते हैं डेमन कोई आंसर नहीं देता और तब बोलती है डेमन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, तुम मारोगे नहीं उसे। और एक बोलता है हाँ नहीं मारूंगा, चल रखो फोन। और ये फोन रखने के बाद डेमन उसकी तरफ देखता है और बोलता है मैक्सफील्ड को कि तुम जैसे लोग कभी भी शांत नहीं रह सकते हैं, जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम ट्राई करते रहोगे। आज अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कल भी किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे और उन्हें जान से मारने की कोशिश करोगे। कल आज मैं हूं तो कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। तुमको मारना जरूरी है बट मुझे बॉडी को एक तरह से दबाना सही नहीं लगता। तभी अपना हाथ काट करके उसको ब्लड पिलाने लगता है। तभी हम देखते हैं वहां पर जेसी आता है और जेसी बहुत गुस्से में होता है और मैक्सफील्ड को कहता है तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है, तुम मेरे को एक तरह से टॉर्चर कर रहे थे और आज तुमने इस सिचुएशन पे लाख खड़ा कर दिया है कि जिस लड़की को मैं प्यार करता हूं मैं आज उसको खाने की कोशिश कर रहा था, तुमने ये सब क्यों किया। और ये कहने के बाद मैक्सफील्ड खुश होता है और कहता है कि तुम मॉन्स्टर्स के ऊपर फीड करते हो। और ये कहने के बाद स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं कि जेसी घाव की तरफ देखता है
जो डेमन का था और अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी तरफ बढ़ता है, बट डेमन उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है शायद जैसे तुम एक चीज भूल रहे हो कि मैं तुमसे ओल्ड हूं और ज्यादा पावरफुल भी। और ये कहने के बाद मैक्सफील्ड बोलता है शायद ऐसा होता नहीं है। तभी हम देखते हैं जैसे उसको उठा के पटक के मारता है और दीवार के अंदर जो विंडो थी उसको तोड़ते हुए बाहर फेंकता है और उसको जाके काटना शुरू कर देता है। और ये देख के वहां पर अलीना आ जाती है और जेसी को समझाने की कोशिश करती है, जेसी तुम ऐसे नहीं हो और तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन बोल रहा था कि तुम इसका काम तमाम करोगे या मेरा काम तमाम करेगा तब सही रहेगा। अब हम देखते हैं कि अलीना अपने डर पे काबू पाती है और एक स्टेक लेके सीधा जेसी को मार देती है। और ये देख के वहां पर कैरोलाइन आती है और चिल्लाती है जेसी नहीं। और तभी हम देखते हैं जेसी को एक स्टेक लग चुका था और जमीन पे गिर जाता है और मरना शुरू कर देता है। ये देख के हम देखते हैं कैरोलाइन वहां पर आती है और कहती है ये सब क्या हो गया। और ये कहने के बाद अलीना संभालने की कोशिश करती है डेमन को और डेमन बोलता है कि अगर इसके पास एक बार वैम्पायर ब्लड इसके मुंह पे आ जाए तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अलीना ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। और ये अपना घाव सही करके बोलता है कि मैं उस फ्रैंकेनस्टाइन डॉक्टर के पास जाता हूँ और उसको मैं बता के आता हूँ और वहां से वो चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना बोलती है आई एम सॉरी कैरोलाइन, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ डेमन की जान बचा रही थी। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है सॉरी, जिस अलीना को मैं जानती थी वो दूसरों को एक चांस तो जरूर देती है। और ये कह के बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। अब उसी सीन में हम देखते हैं बानी को। एक तरह से बानी इस टाइम पे जेरेमी के साथ थी और कुछ ज्यादा ही रोमांटिक वे में इन्वॉल्व थी उसके साथ। और तभी हम देखते हैं उसे एक तरह से आत्मा दिखती है, वो किसी और की नहीं जेसी की थी, जिसको देख के बोलती है तुम मर चुके हो। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलते तुम किसकी बात कर रही हो, यहाँ पर तो कोई नहीं है। तभी हम देखते हैं वो जाती है गेट के पास, वहां पर जेसी खड़ा था, बहुत ज्यादा निराश था और कह रहा था मैं मरना नहीं चाहता हूँ और मैं ये सब नहीं चाहता था। तभी हम देखते हैं वो उसके हाथ टच करता है और उसकी तरफ से एक तरह से एंकर के पार दूसरी साइड चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि चिल्ला चिल्ला के हालत खराब हो जाती है बानी की। और ये देख के जेरेमी बोलता है तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि मैं एक तरह से एंकर बन चुकी हूँ ना, तो हर सुपरनेचुरल मेरे अंदर से ही पास ऑन होता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एकदम शांत हो जाता है और कहता है कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें कि तुम्हारे साथ इतना पेन हो रहा है और ये कब कब होता है तुम्हें। और ये कहने के बाद बोलती है कि हर सुपरनेचुरल मरने पे। और तभी बोलती है इन सब चीजों को छोड़ो, तुम सोचो मैं जिंदा हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट किस मी। तभी हम देखते हैं कि जेरेमी उसे किस करता है, रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपको पता है आगे क्या हो रहा है। और वहां पर हम देखते हैं कि बानी एक तरह से एंकर बन चुकी थी अब, जिसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर मैक्सफील्ड को, जिसको एक तरह से अपने हाथ की रस्सी और ट्यूब सी काट रहा था और वहीं पर नॉर्मल बात करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर हम देखते हैं डेमन बोलता है ये सारी चीजें वापस रख दो और तुम्हें फिर मैं कंपेल कर दूंगा कि ये सब चीजें तुम भूल जाओ। और ये करने के बाद हम देखते हैं रेडी होने लगता है और तभी जैसे वो रखता है सारा सामान, उसे एक बैग दिखता है, बैग पे पड़ता है 12144। और ये कहने के बाद बोलता है ब्लड बैग के ऊपर ये नंबर कैसा है। तो बोलता है तुम्हें इससे क्या मतलब है। और फिर डेमन को कुछ कुछ याद आता है और कहता है मेरा नंबर था 21051। और एक तरह से बोलता है तुम भी एक ऑगस्टीन वैम्पायर हो क्या। और ये कहने के बाद अब डेमन बोलता है तुम ऑगस्टीन के लिए काम करते हो, मुझे तो लगा था वो 60 साल पहले ही बंद हो चुकी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कोई इंजेक्शन लेके आता है और कहता है फिर तो कहानी खत्म करनी पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं इस सीन में एकदम मैक्सफील्ड उठता है और उसी मोमेंट पे एक तरह से भागने की कोशिश करता है। डेमन उसके आगे आगे खड़ा हो जाता है, बट तब तक मैक्सफील्ड इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। वो एक तरह से इमरजेंसी अलार्म नहीं था, बल्कि एक तरह से रिवेन का एक तरह से धुआं आ जाता है वहां पर। और रिवेन के धुएं के अंदर हम देखते हैं कि बेहोश हो जाता है डेमन खास कर। और ये कहने के बाद मैक्सफील्ड बोलता है ऑगस्टीन मेंबर्स तुम्हें वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश होंगे डेमन। और ये कहने के बाद स्माइल करता है। अब हम लास्ट सीन में एक जेल को देखते हैं। उस जेल के अंदर हम देखते हैं डेमन को, जो अपने पुरानी चीजें याद कर रहा था, जिस तरह के एक्सपेरिमेंट डेमन के ऊपर हुए हैं और एक तरह से उनको एक तरह से लैब रैट की तरह यूज किया गया था। और दीवार पे लिखा था DS53, DS स्टैंड फॉर डेमन सेल्वाटोर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस और बड़े एक तरह से सीक्रेट आ चुके हैं, रीजन कि ऑगस्टीन ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी है और डेमन भी इसका वैम्पायर रह चुका है। मतलब डेमन को भी एक तरह से उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया होगा और अब शायद डेमन की ये आदर्श वापस आ जाए तो सबको मार डालेगा गुस्से में आके। वहीं पर हम देखेंगे कैरोलाइन कितना गुस्सा रहेगी अलीना से, क्योंकि उसने उसके दोस्त या फिर फ्यूचर बॉयफ्रेंड की कहानी खत्म कर दी। वहीं पर हम देखेंगे कि एंकर को और कितना दर्द होने वाला है बानी को, और यहाँ पर जेरेमी उसको कैसे सहेगा, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा। और प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को गाइस, मैं आपके लिए अमेजिंग वीडियो लाता रहूंगा।